नमस्कार। आज के इस वैचारिक विश्लेषण में हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जो सच कहूं तो वास्तविकता को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। आज हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद की, एक ऐसा आंदोलन जिसने इस बात को ही चुनौती दे दी कि जिसे हम सत्य मानते हैं वह शायद उतना ठोस और सार्वभौमिक है ही नहीं। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया को मिलकर सुलझाते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या होगा अगर जिन अटल सत्यों पर आंख मूंद कर विश्वास किया जाता है वो असल में सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हों? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो सबसे बड़ा और उकसाने वाला सवाल है जहां से हमारी आज की ये चर्चा शुरू होती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे बड़े वैचारिक बदलाव की शुरुआत है जिसे आज खंगाला जाएगा। इस विषय की गहराई में जाने के लिए हम 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके उदय की, फिर लियोटार्ड के महाआख्यान के विचार को समझेंगे, उसके बाद जाक देरिदा के विखंडन पर नजर डालेंगे और आखिर में फुको के सत्ता और ज्ञान के उस अनोखे नजरिए को समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। आखिर ये उत्तर आधुनिकतावाद आया कहां से? असल में ये औद्योगिक युग और उसके विचारों के खिलाफ एक बहुत ही सशक्त और सीधी प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो आधुनिकतावाद था वो पूरी तरह से विज्ञान, तर्क और बड़े बड़े सिद्धांतों पर टिका था। सब कुछ एकदम केंद्रीकृत और ठोस। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद ये बिल्कुल इसके उलट है। इसे आप एक टूटे हुए शीशे की तरह समझ सकते हैं। हर टुकड़े में एक अलग सच्चाई। ये किसी भी एक परम सत्य को सिरे से खारिज करता है और उन आवाजों को ताकत देता है जिन्हें शायद पहले कभी सुना ही नहीं गया। ये दुनिया को देखने के कई अलग अलग लेंस हमें प्रदान करता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1914 के आसपास J.M. थॉमसन के एक लेख में किया गया था, जहां उन्होंने ईसाई समाज में आ रहे बदलावों का जिक्र किया था। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके बाद से वास्तुकला से लेकर साहित्य, समाजशास्त्र और दर्शन तक लगभग हर क्षेत्र ने इसे अपना लिया। इसे किसी एक सटीक परिभाषा में बांधना लगभग नामुमकिन है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आते हैं जहां ज्ञान के बाजारीकरण की बात होगी, और इस विचार के केंद्र में एक बहुत बड़ा नाम है जिसे जानना बेहद जरूरी है। यहाँ फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक ज़ां फ्रांसवा लियोटार्ड का जिक्र आता है। एकेडमिक दुनिया में इनकी किताब द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को उत्तर आधुनिकतावाद की बाइबल कहा जाता है। इस काम ने उस समय के ज्ञान और विज्ञान की स्थिति का जो विश्लेषण किया, उसने पूरे एकेडमिक जगत के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। लियोटार्ड के दर्शन को समझने के लिए महाआख्यान यानी मेटा नैरेटिव को समझना सबसे अहम है। आसान भाषा में कहें तो ये वो बड़े बड़े सर्वव्यापी सिद्धांत हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास दुनिया की हर समस्या का समाधान या स्पष्टीकरण है, जैसे कि मार्क्सवाद या उदार मानवतावाद। लियोटार्ड ने दुनिया को ये कहकर चौंका दिया कि अब इन बड़े दावों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कह दिया कि इन महाआख्यानों का युग अब खत्म हो चुका है। और ये बात हमारे आज के सिस्टम की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। लियोटार्ड का तर्क है कि आज के दौर में ज्ञान का मतलब कोई विशुद्ध सत्य की खोज बिल्कुल नहीं रह गया है। ज्ञान अब सिर्फ एक वस्तु बन गया है जिसे बाजार में बेचा जा सके। जो भी जानकारी पैदा हो रही है वो मुनाफे और राजनीतिक नियंत्रण के लिए है। जिसके पास जानकारी का नियंत्रण है, असली सत्ता उसी के पास है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये तो हुई ज्ञान की बात, लेकिन अब जिस तीसरे पड़ाव पर हम पहुंच रहे हैं वो हमारी भाषा और लिखे हुए शब्दों पर हमारे बुनियादी भरोसे को ही चुनौती देता है। इस सोच के पीछे जाक देरिदा का हाथ है, जो एक और शानदार फ्रांसीसी दार्शनिक थे। उन्होंने विखंडन यानी डिकंस्ट्रक्शन का क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। इनकी किताब ऑफ ग्रामेटोलॉजी ने पश्चिमी दर्शन की सदियों पुरानी मान्यताओं की जड़ें ही हिलाकर रख दी। अब ये विखंडन आखिर है क्या? देखिए, ये पढ़ने का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। देरिदा के अनुसार ये भाषा को उधेड़ने की एक प्रक्रिया है। जब किसी टेक्स्ट को विखंडित किया जाता है तो उसके अंदर छिपे अंतर्विरोधों और उसकी खामोशियों को सामने लाया जाता है। इसका मतलब है कि भाषा कभी भी वास्तविकता को पूरी तरह से बांध नहीं सकती। जो लिखा है उसका कोई एक अंतिम अर्थ नहीं होता। अर्थ हमेशा अनंत रूप से खिसकता रहता है।
डेरिडा का सीधा सा कहना था कि किसी भी किताब या लेख में एक सीधा और स्पष्ट संदेश खोजने के बजाय हमें उसमें चल रहे विरोधाभासों को तलाशना चाहिए। ये तरीका जानी पहचानी चीजों में भी कुछ ऐसा देखने की ताकत देता है जो बिल्कुल नया या अपरिचित हो। इस नजरिए को समझने के बाद किसी भी टेक्स्ट को पहले की तरह साधारण नजर से देखना सच में नामुमकिन हो जाता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे पड़ाव पर। यहाँ हम सत्ता यानी पावर को देखने के पारंपरिक नजरिए को पूरी तरह से पलट देंगे। मिशेल फूको का ये विचार बहुत ही दिलचस्प है। अक्सर सोचा जाता है कि पावर या सत्ता ऊपर बैठे किसी व्यक्ति या सरकार के हाथ में होती है, लेकिन फूको कहते हैं कि सत्ता किसी एक जगह पर टिककर नहीं रहती। ये एक अदृश्य जाल की तरह है जो पूरे समाज में फैला हुआ है और हम सब इसी के माध्यम से कार्य करते हैं। आइए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। फूको के मुताबिक सत्ता का इस्तेमाल हमेशा हमारे रोजमर्रा के रिश्तों, हमारी आदतों और रणनीतियों के जरिए होता है। चाहे वो दफ्तर हो, स्कूल हो या परिवार, हर सामाजिक रिश्ते में सत्ता का खेल मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, सत्ता सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं आती, बल्कि यह नीचे से ऊपर की ओर काम करने वाली एक सूक्ष्म सत्ता है जो हमारी रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी बातचीत में शामिल है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही जरूरी बात साफ करना आवश्यक है। कई बार मान लिया जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद ज्ञान या पढ़ाई के खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मकसद ज्ञान का विरोध करना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि आज जिसे हम सत्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं, उसके पीछे बाजार की ताकतें और सत्ता का कैसा खेल चल रहा है। ये बिना सवाल किए चीजों को मान लेने से रोकता है। अंत में एक ऐसा सवाल जो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जो पूरी तरह से सूचना और जानकारियों पर टिका है। अगर ज्ञान वाकई बिकने वाली एक वस्तु है और सत्ता एक अदृश्य जाल की तरह हर जगह है, तो जरा सोचिए, जिस वास्तविकता में हम जी रहे हैं उसे असल में नियंत्रित कौन कर रहा है? हमारे चारों ओर बुने जा रहे इन आख्यानों पर सवाल उठाना ही इस पूरे दर्शन का मुख्य सार है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।